बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको सच सवेरा में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सोनिया ज़िशान और हम दुआ करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हों। यकीनन आपका नाश्ता जो है वो ख़त्म हो चुका होगा, चाय का कप आपके हाथ में होगा और आप उसको एंजॉय कर रहे होंगे और साथ हमारे प्रोग्राम को भी आज डेफिनेटली आप एंजॉय करने वाली है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत सी इन्फॉर्मेशन। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, एग्रीकल्चरल कंट्री है। और हालांकि यहाँ बारिशें बहुत कम होती हैं, अक्सर पानी का मसला होता है, लेकिन आर्टिफिशियल इरिगेशन के बावजूद एग्रीकल्चर जो है उसमें काफ़ी तरक्की हो रही है। हमने कहा आज बात करें एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर पे जब बात करते हैं तो एक कोट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एग्रीकल्चर नॉट ओनली गिव्स रिचेस टू अ नेशन बट द ओनली रिचेस शी कैन टेल हर ओन। बहुत खूबसूरत बात है। इसी बात को लेके आगे बढ़ेंगे, अपने गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। आज हमारे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत काम किया है। इतना काम किया है कि अगर मैं वो बताने बैठूं तो यकीनन प्रोग्राम इसी में ख़त्म हो जाएगा। तो इन शॉर्ट हम आपको उनका इंट्रोडक्शन देंगे और फिर बहुत सी बातें करेंगे उनकी लाइफ के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर एंड और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तरफ। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड उन्होंने विन किया 1999 में बाय PARC। पाकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंसेज से गोल्ड मेडल हासिल किया 1999 में फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चरल रिसर्च। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन PARC डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया मैंने सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सो अर्ली। और जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की तो उसमें आपने बहुत काम किया। आप एक रिसर्च सेंटर जो है, काउंसिल जो है वो रन कर रहे हैं, उसके चेयरमैन हैं। यकीनन एग्रीकल्चर में जहाँ दुनिया भर में बहुत काम हो रहा है, वहाँ पाकिस्तान में भी काम हो रहा है। हमारी ख़वातीन, हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में कितना काम हो रहा है, हम कितना आगे जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले माशाल्लाह आपकी शख्सियत जो है, पर्सनालिटी जो है, हम चाहेंगे उसके भी चंद पहलू हम देखें। माशाल्लाह यू वर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पढ़ा, और स्कॉलरशिप्स लिए आपने कैम्ब्रिज से पढ़ा, फिर आपने वेल्स यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा, डॉक्टरेट की। और कैसे इस लाइन को चूज़ किया? क्या बचपन से ही आपको शौक़ था? बचपन से पढ़ने का शौक़ ज़रूर था, और ये कहना कि एग्रीकल्चर मैंने अपने चॉइस से जी। आपको बचपन से ही आपने सोचा कि मैंने एग्रीकल्चर की लाइन में जाना है? नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। तो ये कैसे? लेकिन मेरे वालिद साहब जो हैं वो, उसको हम कहते हैं ग्रीन फिंगर। मेरे वालिद साहब जो हैं वो रेलवे में थे। अच्छा। और रेलवे में ट्रैक सप्लाई एक डिपो होता है, उस में वो काम करते थे। तो अक्सर रेलवे में तब्दीलियाँ होती रहती हैं, तो जहाँ वो जाते हैं हम उनके साथ जाते हैं। बहुत ट्रैवलिंग की होगी आपने? तो उन्होंने, वो जहाँ भी जाते थे वो पौधे ज़रूर लगाते थे। ओके। तो हमने ये बचपन से देखा कि वो जो भी पौधा लगा दें वो चल जाते हैं। तो ये तो ज़रूर है कि जहाँ भी हम गए, जिस घर में भी गए, तो वहाँ पर अपनी सब्ज़ी और अपने फार्मिंग की सारी घर की चीज़ें वहाँ अवेलेबल होती थी। तो थोड़ा सा बचपन से तो ये याद है। और ये शौक भी डेवलप हुआ होगा आप में यकीनन गार्डनिंग। तो घर में पौधे लगाने का शौक हर एक को ऐसा था। तो सर, जब रेलवेज में से ताल्लुक़ है आपके फादर का, तो यकीनन आपने बहुत ट्रैवल किया, पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पे गए होंगे। जी, मेरे वालिद साहब का जो तबादला है वो अक्सर रायविंड और सक्खर के दरमियान होता है। ओके। तो मैं, जो मेरी पैदाइश है वो लाहौर की है। अच्छा। ओरिजिनली हम लाहौर से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारे फैमिली ने 2-3 दफ़ा माइग्रेट किया, कभी उस वक्त यूनाइटेड इंडिया में, यहाँ से उस तरफ, और फिर बैक। तो वो तो सुनने की बातें हैं, इसका मुझे नहीं मालूम। लेकिन पैदाइश के फ़ौरन बाद हम सक्खर में थे। ठीक है। तो अर्ली मेरी लाइफ जो 5 इयर्स की है वो सक्खर में गुजरी है। ठीक है। तो एजुकेशन सर? और उसके बाद फिर मैं वापस रायविंड जब आ गए तो अर्ली 8 इयर्स जो हैं वो रायविंड में मैंने गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल में और गवर्नमेंट के, और वहाँ हमें सारे जानते थे। तो वो स्कूल आज के ज़माने की तरह के नहीं हैं। हमने वो ज़मीन पे, जोग्राफिया जो है ना वो ज़मीन पे पढ़ा है। सही। वो नक्शा पाकिस्तान का ज़मीन पे बनाते थे, उसमें वो चाक से रंग भरते थे। सही। तो वो दरिया और ये सारा कुछ आज भी याद है। वो ज़मीन पे हमने पढ़ा, हमारे पास वो नहीं था, लेकिन ब्लैक बोर्ड नहीं था। राइट। तो हम अपनी वो लेके जाते थे, एक बैठने की वो भी नहीं, ये टाट वाट नहीं थे। ठीक है। हमारे पास वो एक बोरी का टुकड़ा होता था, वो लेके जाते थे, उसी पे बैठ। वो भी अपना लेके जाते थे? वो भी अपना लेके जाते थे।
लेकिन माशाल्लाह ऐसे स्कूल से क्या ये असातिज़ा इतने अच्छे थे, आपकी अपनी डेडिकेशन थी, आपके वालिदैन का इनपुट था, क्या था कि माशाल्लाह आज आप चेयरमैन हैं और वेल्स से पढ़ा है, कैम्ब्रिज से पढ़ा है, जिसकी शायद बड़े बड़े स्कूल के जो बच्चे हैं वो सिर्फ हसरत से सोचते हैं कि कैम्ब्रिज में कभी पढ़ें, कभी वेल्स यूनिवर्सिटी जाएं। असल में इंसान में अल्लाह ताला ने बहुत सारी पोटेंशियलिटीज़ रखी हुई हैं हर इंडिविजुअल के अंदर, और वो आपको नहीं मालूम। ट्रू। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ा कोई काम किया या कारनामा किया, ये अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा सिलसिला है कि वो गाइडेंस उस तरह मिलती गई। मेरे वालिद साहब पढ़ने के बहुत शौकीन थे खुद भी, ठीक है, तो उनको भी हमारे वक्त पढ़ते देखते थे और उनके पास काफ़ी बुक्स थी। तो बचपन में हमें उन्होंने एक ये बड़ा अच्छा किया कि उनके पास हर रिलीजन के बारे में बुक्स थी, वो भी, और प्लस उन्होंने हमें ये सारे रिलीजन की कंपैरेटिव एनालिसिस वो भी करवाए। तो उस लिहाज से अपने बहन भाइयों को भी सबको पढ़ते देखा था। सर, तो अगर इसलिए पढ़ने का शौक तो था। लेकिन आपने साजा की बात की, साजा उस वक्त में वाकई डेडिकेटेड। हाँ जी, मुझे अपना बचपन इस तरह याद है कि मैं वो शाम को मैं खुद ज़बरदस्ती बुलाते थे। अच्छा। और उसके पैसे नहीं लेते थे। अच्छा। तो शाम की क्लास में वो, बल्कि मैं उस क्लास का मॉनिटर भी था। अच्छा। और मैं भी पढ़ाया करता था, हालांकि मैं दूसरी तीसरी में। ठीक है, तो आप क्या पढ़ाते थे? वो जो बाकी मुझे पढ़ाया था, तो वो बाकी बच्चों को साथ पढ़ाता था। ओके, इसका मतलब आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। तो हमारे 5वीं में वो उस वक्त बोर्ड के इम्तहान हुआ करते थे, तो उसके लिए भी जो हमारे उस्ताद थे उन्होंने यानी तैयारी के लिए 1-2 महीने पहले अच्छा हमें वो टाइम दिया था। ठीक है। और वो बगैर पैसों के उन्होंने टाइम दिया था। लेकिन जब हम गाड़ी के जरिए गए थे वाल्टन, वहाँ था वो कोई सेंटर। अच्छा। तो वहाँ पर जब वापस आए थे, जब हम कामयाब हो गए, तो उन्होंने फिर मिठाई हमने उनको खिलाई, अदरवाइज उन्होंने कुछ नहीं लिया। तो साजा वाकई डिफरेंट थे उस ज़माने के। डेडिकेशन। हाँ जी। तो बल्कि इससे एक और भी याद है कि मेरे जो हमारे मैथ के टीचर थे, वो मैथ की क्लास में वो बड़े सख्त थे। अच्छा। और जो ना हमारे जो साथी हैं उन सब की पिटाई खूब होती थी। मैं एक बचा रहता था। एक दफ़ा एक दिन मुझे भी उन्होंने पकड़ लिया, तो वजह उसकी ये बनी कि मैंने पूछा कि जी आप मुझे क्यों मार रहे हैं, बाकी क्लास को नहीं मार पड़ी। वो ये होता था कि हर रोज़ वो काम देते थे, तो वो नकल की इजाज़त नहीं थी। ठीक है। तो मुझे नकल कराने पे मार पड़ी थी। अच्छा, आप दूसरों की हेल्प कर रहे थे। उन्होंने कहा, और क्योंकि वो सवाल जो दिए हुए थे किसी को नहीं वो आते थे, उनको पता था कि मुझे आते हैं ये। सही। तो उस पे मेरी जो ना वो खिंचाई हुई सही खासी, तो वो याद है। अच्छा सर, फिर आपका ताल्लुक दरस और तदरीस से भी रहा। यू हैव बीन टीचिंग इन फैसलाबाद, आप लेक्चरर रहे हैं। जी, मेरा एक्चुअली असल मेरी तालीम जो सही बुनियाद पड़ी है, वो मैं दोबारा मैट्रिक के लिए सखर चला गया जब मेरे वालिद साहब उधर थे। ओके। तो रेलवे हाई स्कूल सखर में मैंने तालीम हासिल की। अच्छा। वो स्कूल जो है वो बहुत अच्छा स्कूल था, और उसमें जो टीचर थे वो सारे के सारे वहाँ के पढ़े हुए थे, इंडिया से। अच्छा। और हमारे उस ज़माने में भी हर क्लास में ये लाउड स्पीकर लगा हुआ था, जिसे कहते हैं ना, ये निज़ाम था उसमें। जी जी। कि हर जो हमारे हेडमास्टर हैं उनके पास ये था कि वो हर क्लास चेक कर सकते थे कि लोग पढ़ रहे हैं कि। अच्छा। इसलिए किसी को ये ज़रूरत नहीं थी कि ना पढ़े, वो ना क्लास में लगे और टीचर ना पढ़ाए। सही। तो वो खासा ख़तरनाक है, कोई ना पढ़े तो फिर पकड़ा जाता था। तो मेरा ख्याल है कि वो स्कूल बहुत अच्छा था। और उसमें एक स्कूल में ये बड़ी थी कि उस स्कूल की वजह से मैं पूरा पाकिस्तान फिरा हूँ, क्योंकि उसमें ये डिबेट्स उर्दू और इंग्लिश अच्छा उसके मुकाबले होते थे। ठीक है। इसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, साइंस कंपटीशन और ये वो, जी जी, और मैंने वो तमाम मुकाबले वहाँ पर जीते। वाह। तो उसमें ये था कि हमारे एक टीचर थे, अब्बासी साहब थे, वो हमारे जो है ना डिबेट्स की तैयारी कराया करते थे। तो मैंने पूरा पाकिस्तान मैट्रिक में घूमा है इन डिबेट्स की वजह से। अच्छा। तो शिकारपुर और खैरपुर जाना आम, हर हफ्ते या दूसरे तीसरे हफ्ते वहाँ मॉडल स्कूल बने थे उस ज़माने में। अच्छा। तो वहाँ जाके हम इन डिबेट्स में मैं हिस्सा लेता था। लेकिन इसका लाहौर, वाह, ये जहाँ जहाँ ये अच्छे स्कूल उस ज़माने में बन रहे थे ना, मॉडल स्कूल उनको कहते थे, पायलट स्कूल्स, वहाँ पर ये
मुकाबले हुआ करते होते थे। थे। तो उस ज़माने में काफ़ी मुझे ये मैट्रिक में इसका भी मौका मिला। ठीक है। प्लस वो एक उस ज़माने में सिविल डिफेंस बड़ा था, क्योंकि 65 की वार के बाद ओके। वो एक भारी सी जो है ना वो बंदूक पकड़ा देते थे, राइट। जो मुझसे नहीं उठाई जाती थी। एनसीसी की जो होती हाँ थी। जी, मुझसे उठाई नहीं जाती थी, वो बहुत भारी थी, लकड़ी की ना, तो वो भी करना पड़ता था। सही। इसके अलावा सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग, फिर साइंस के मुकाबले। मुझे अभी भी याद है, मैंने प्रोजेक्टर बनाया था, अच्छा। और उस छोटा सा प्रोजेक्टर और क्लेडोस्कोप नहीं होती जिसमें वो Right. चूड़ियाँ डाल के वो उसको घुमाएं तो अच्छा। रंग बनते हैं। ओके। तो दैट वाज रियली और मतलब काफी छोटी एज में प्रोजेक्ट्स वगैरह हाँ आप जी। बनाना शुरू हो गए। तो वो मतलब वो स्कूल की मैं बता रहा हूँ कि वो Okay. उसाजा की बात कर रहा हूँ। ठीक है। शायद मेरी कैपेबिलिटी नहीं थी, ये उन उसाजा की कैपेबिलिटी थी कि उन्होंने। मेरा ख्याल है आजकल हाँ जी। अगर हम स्कूल्स में देखें तो इस तरह प्रोजेक्ट्स इतनी यंग एज पे नहीं करवा रहे होते। हाँ जी, तो वहाँ पर असेंबली हॉल था, उसमें फिर इस तरह सारे बोर्ड लगे हुए थे। ओके। तो जो भी डिबेट्स में फर्स्ट आते थे, इस तरह उर्दू डिबेट के लिए, इंग्लिश और साइंस कंपटीशन, हर एक में फिर वो उस स्टूडेंट के नाम होते थे। उस स्कूल में मेरा नाम हर जगह ठीक है। था। तो मैं समझता हूँ साजा ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया था जिसमें आप आगे जा सकें। सही सही। तो एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट दिया था। उन्होंने क्रिएट किया था। और तो अगर इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ चाहिए ना, अगर आप में अगर कहीं अच्छी चीज़ है तो उसको उजागर करने के लिए अगर वो माहौल ना बने तो फिर ये नहीं होता। ट्रू। एक एबिलिटी, एक टैलेंट हाँ है किसी बच्चे में, स्टूडेंट में, तो यकीनन एनवायरनमेंट जहाँ रोल प्ले करती है वहाँ टीचर्स भी बहुत रोल प्ले करते हैं कि उसको पॉलिश करें, आगे बढ़ाएं। सर, जब आप खुद टीचर बने तो कैसे टीचर थे? सख्त थे, नरम दिल थे, कैसे थे? और वो कैसा एक्सपीरियंस था टीचिंग का? मेरा एक्चुअली जब मैंने एग्रीकल्चर करने के बाद पहला जॉब किया था, वो मुझे एक्सटेंशन में बल्कि जॉब मिले थे, ओके। रेगुलर जॉब, तो मैं नहीं गया। अच्छा। मुझे शुरू से एक्चुअली टीचिंग कम रिसर्च का ओके। शौक था। ओके। तो बच्चों को पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, राइट। वो आज तक भी मैं करता हूँ। सही सही। तो मेरा ये जो फिलॉसफी है वो ये है कि आप बच्चों को अच्छा सिखाएं और उनको, लेकिन मैं मार्क्स देने में लीनियंट हूँ। ओके। उसमें फेल मैं नहीं ऐसा करते आप किसी को, सबको पास बहुत करते कम हैं। मैं एक्चुअली सही सही। करता हूँ, लेकिन उनको एनकरेज करता हूँ। राइट। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा वो। सही सही। लेकिन उसकी वजह से फिर जेलसी बड़ी पैदा हो जाती है क्योंकि वो स्टूडेंट्स को आप एक किस्म का डायरेक्शन जब देते हैं तो मुझे अभी भी याद है जो फर्स्ट स्टूडेंट्स मेरे थे जो मुझे दिए गए, वो अक्सर सप्लीमेंट्री होल्डर थे। अच्छा। तो सब ने फिर बाद में टॉप किया ओके। क्लास में अपनी में। वाह। बाद में उन्हें सब ने PhD की। ओके। और कहाँ वो- सप्लीमेंट्री हाँ जी, और कहाँ तो टॉप? मैं समझता हूँ कि सही। तो ये अल्लाह ताला ने, मेरा ख्याल है उसमें मेरे दिल में है कि इससे एक ये चीज़ है कि आपको अपनी प्रोडक्ट सामने नज़र आ रही होती सही है। सही। एक रिलेशनशिप जो स्टूडेंट टीचर का है वो जी, एक जी। डिफरेंट टाइप का है। राइट राइट तो मुझे ये पसंद है, राइट। और आज भी जो अब तक भी मैं पढ़ाता भी हूँ साथ, जी जी। और PhD और MSc की रिसर्च भी ओके करवाता हूँ। ओके तो वो मेरा एक अलग पैशन है इसमें। ओके। तो वो उस उधर भी इतने ही लीनियंट हैं, किसी को फेल नहीं करते, इनकरेज करते रिसर्च के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि हाँ जी। PhD में तो रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा हो हाँ जी। जाता है। यह है कि मेरी क्लास सख्त होती है, उसमें उनको आना पड़ता है। अच्छा। अटेंडेंस के लिए अटेंडेंस सख्ती के है। लिए जो है ना वो सख्ती ओके है, ओके। उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। दूसरा ये है कि वो मतलब मैं ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ाता हूँ। सही सही। मैं जो बहुत डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल्स यूज़ करता कैसा हूँ स्टाइल पढ़ाने होता के लिए। है? हमारी जो खवातीन देख रही हैं शायद वो घर पे वो स्टाइल अपना लें। नहीं, उसमें असल में बात यह है कि ये उसी तरह ही है जिस तरह माँ और बच्चे का रिलेशनशिप है। सही। माँ कभी भी तंग नहीं पड़ती, हम्म। वो बच्चा जब होता है बच्चा तो जितना मर्जी कौन ज़हन हो। हाँ, तो वो बताते उसको जब तक वो माँ कह नहीं लेता उस वक्त तक लगी रहती है। पहले एक वर्ड सिखाती है, सही। तो फिर जब वो सीख लेता है बच्चा, तो फिर वो अगला शुरू करती अगला है, स्टार्ट करते हैं। वो वालिद का नाम शुरू हो जाता है। सही। एंड दिस गोज ऑन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द टीचर, नॉट ऑन दी। ये तो बड़े पेशेंस वाला काम है। तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस। जा। उसमें बच्चे गलतियाँ भी बहुत करते हैं, और ख़ास तौर पे जब आप रिसर्च करा रहे होते हैं उसमें फिर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं, ओके। क्योंकि उसमें जब आप उन पे छोड़ेंगे
क्रिएटिविटी पे छोड़ेंगे तो वो गलतियां बहुत सारी करेंगे। राइट एक है आप डायरेक्शन देते जाएं तो यू कैन प्रोड्यूस टेक्नीशियंस। राइट इनोवेशंस क्रिएट करने के लिए आपको यानी इसको उजागर करने के लिए यू हैव टू गिव ए सॉर्ट ऑफ फ्रीडम राइट कि उनके दिमाग को इस तरफ लेके जाया जाए कि वो इनोवेटिव हो तो इनोवेटिव में फिर अगर आप उनको कह दें कि नहीं जी आपने आज सुबह आना है, ये ग्लास रखना है और इसे ये करना है, तो यू कैन नॉट प्रोड्यूस गुड साइंटिस्ट। राइट साइंस इज बेस्ड ऑन इनोवेशंस ऑन इनोवेशन और अगर इनोवेशंस नहीं है तो देन यू आर, इसलिए वो आप देखें ना डिग्रीज का फ़र्क है। सही जो बैचलर है उस वक्त तक लोग टेक्नीशियंस होते हैं, वो क्लास जो किताब पढ़ते हैं एक्चुअली, ठीक है तो किताब में वो नॉलेज होता है वो 10 years बैक का होता है। राइट वो अप टू डेट नहीं होता। सही। जबकि आप जब एमएससी और पीएचडी करते हैं तो यू आर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप हाउ टू डू इंडिपेंडेंट थिंकिंग। राइट एमएस एंड पीएचडी इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट थिंकिंग। तो अगर आपको इंडिपेंडेंट थिंकिंग सिखानी है तो देन यू रियली नीड टू गिव देम अ फ्री हैंड गिव देम अ फ्री हैंड। और बायोलॉजिकल साइंसेज में फिर आपको पता है कि चूँकि रिसोर्सेज चाहिए तो रिसोर्सेज में आपको बाद हर रिसोर्स ज़ाया भी करना पड़ेगा। सही तो मैं उसे ज़ाया करना नहीं कहूँगा, लेकिन जब वो कोई इकोनॉमिस्ट मेजर करेगा लेकिन वो एक या इन्वेस्टमेंट कोई ऑडिटर मेजर करेगा तो वो कहेगा जी आपने इतने पैसे ज़ाया कर दिए, तो निकला ही कुछ नहीं है। बट जो निकला नहीं है वो भी एक्सपीरियंस है। ट्रू सो ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आर एक्चुअली experiences which give their results, their outputs. राइट Something does not happen, why it does not happen, and it can vary with the individuals. राइट तो उसको अगर आपने उजागर करना है कि उसके अंदर इनोवेशंस है या नहीं है, तो आप उसको मौका देंगे तो तभी वो अपने आप को राइट उसमें प्रूव कर करेगा सकेगा। अपनी एबिलिटी So he would fail many times. So you have to allow for failures. राइट It's a very important concept in research राइट that there are 100 ideas, out of which only one will be actually the idea that will mature. राइट Somehow this is not understood in our system. That, सर इस पे डेफिनेटली हम बहुत डिटेल में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हम बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। जी व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इफ्तिखार अहमद और हम ब्रेक की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही हम ब्रेक से वापस आएंगे हम गुफ्तगू करेंगे कि ये जो एग्रीकल्चर का रिसर्च सेंटर है, ये जो काउंसिल है, ये क्या काम कर रही है, एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट हो रही है। आपने कहीं नहीं जाना है, रहना है हमारे साथ। हमारे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।